नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, पहले चरण का मतदान भी आज हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे मतदान होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें काफी बढ़ती दिखाई दे रही है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था। आज 19 अप्रैल, 1 महीना और 3 दिन हो चुका है। हालांकि ये जो चुनाव है, देश का चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें हर एक पार्टी के अपने प्रत्याशी पहले से तय होने चाहिए। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बहुत ज्यादा द्वंद्व नहीं होना चाहिए, लेकिन पालघर लोकसभा सीट पर काफी बड़ा द्वंद्व दिखाई दे रहा है। पालघर लोकसभा सीट पर जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, वहीं अगर समीकरण कुछ अलग बैठते हैं तो त्रिकोणीय की जगह चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। पालघर की स्थिति कुछ ऐसी है कि पालघर एक बड़ा जिला है जहां लाखों की संख्या में वोटर है और पालघर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन पिछले समय की परिस्थितियां और इस समय की परिस्थितियां काफी अलग है। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को पालघर में कोई टक्कर दे सकता है तो उसमें बहुजन विकास आघाड़ी भी एक मजबूत पक्ष है। बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी भी अपने आप में सक्षम और मजबूत है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के घटक दल जो है वो एक साथ है। महाविकास आघाड़ी का घटक दल जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी एक साथ है। साथ ही साथ आम आदमी और कुछ छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी है जो उनको समर्थन दिए हुए। तो ये महाविकास आघाड़ी वो अपने आप में सक्षम है। दूसरा, हमने जब बीजेपी की बात करी तो बीजेपी के साथ महायुति है। महायुति में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, वहीं राष्ट्रवादी अजित पवार गुट है। तो बीजेपी खुद इंडिविजुअल यहां मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना उसके साथ में यहां महायुति में है। और बहुजन विकास आघाड़ी जो कि यहां की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन फिर भी यहां काफी मजबूत स्थिति में है। तो ये तो त्रिकोणीय मुकाबला इस आधार पर। लेकिन एक समीकरण और है कि यहां चौथा समीकरण ऐसा है, यहां के वर्तमान खासदार, वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित है, वो भी अपने आप में एक कौन है। अब इस परिस्थिति ऐसी हो रही कि यहां 1 महीना और 3 दिन निकल चुके हैं, अभी पार्टियां अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। जिसमें सबसे पहले बात करें अगर महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी ने जरूर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से भारती कामड़ी उनकी उम्मीदवार है, जो शिवसेना उद्धव गुट की नेता है और महाविकास आघाड़ी की साझा प्रत्याशी है। उन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है, जाहिर जनसभाएं भी शुरू हो चुकी है। तो महाविकास आघाड़ी में कोई द्वंद्व नहीं है। महाविकास आघाड़ी के घटक दल ने उनका समर्थन भी किया और उनके पक्ष में वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश में सबसे मजबूत स्थिति में और 400 पार का दावा कर रही है, उसके सामने इस समय सबसे बड़ा द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी यहां अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। हम सभी जानते हैं कि पिछले सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ, उसके बाद से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों में एक आक्रोश है। और वह एक तो ये आक्रोश वाला एंगल, दूसरा एंगल कि भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव गुट से अलग किया था। तो एकनाथ शिंदे गुट है। एकनाथ शिंदे गुट के साथ में तब कुछ सांसद साथ में पार्टी, उन्होंने शिवसेना तोड़ी और अलग हुए थे, तब एकनाथ शिंदे के साथ थे। अब वो सांसद ये चाहते हैं कि हम अपनी लोकसभा सीट से फिर से प्रत्याशी बने और अपना चुनाव लड़े। तो उसी में शिवसेना ये चाहती है, एकनाथ गुट ये चाहती है कि उनके पूर्व वर्तमान सांसद, अभी तक निवर्तमान सांसद कहेंगे राजेंद्र गावित है, उनको वो उतारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सांसद राजेंद्र गावित को लेकर पहले ही विरोध के स्वर
उठ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पश्चिमोपश्च में है कि किसे उतारे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह सीट उनको अपने कमल के निशान पर मिले, जबकि एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहेंगे कि उनका निशान धनुष बाण हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा विषय है। हालांकि अजित पवार यहां पर अपना दावा नहीं ठोक रहे हैं। जो भी उनका साझा प्रत्याशी रहेगा अजित पवार की पार्टी उनको समर्थन देगी। लेकिन यहां साझा उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ गुट में। इसी बीच एक बड़ा रूमर अभी हाल ही में सामने आया, जहां एक भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उस लेटर हेड पर यह दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट प्रकाश निकम नाम के एक व्यक्ति को घोषित किया है। यह एक बड़ी चीज अभी हाल के दिनों में निकल कर आई। प्रकाश निकम को यहां से कैंडिडेट बनाए जाने की घोषणा का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ। उसके बाद मुंबई में एक पार्टी के जो विधि विभाग देखते हैं वो पदाधिकारी, उन्होंने मुंबई के मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर भी करवाई कि फर्जी पत्र जो लेटर हेड निकला है उसको निकालने वाला जो कोई है अज्ञात व्यक्ति, उसने जानबूझकर पार्टी का नाम खराब करने की कोशिश की, साथ ही साथ पार्टी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया, वहीं पार्टी पदाधिकारियों के गलत सील और सिग्नेचर किए। तो ये एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके बाद ये क्लियर हुआ कि ये जो पत्र वायरल हो रहा था ये फर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा विषय कहा जा सकता है कि अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होने की वजह से इस तरह के हालात भी पैदा हो रहे हैं। और तीसरा पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी है। बहुजन विकास आघाड़ी ने हालांकि ये क्लियर कर दिया, कुछ दिनों पहले तक ऐसा कहा जा रहा था कि बहुजन विकास आघाड़ी यहां चुनाव नहीं लड़ेगी। खासकर महायुति ये दावा कर रही थी कि बहुजन विकास आघाड़ी हमें सहयोग करेंगे और हमारा साझा प्रत्याशी होगा। तो इसको लेकर बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर ऐलान किया था कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन हमारे पास इस समय इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा है और हम सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार उतारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बहुजन विकास आघाड़ी ने अब तक सर्वसम्मति वाला अपना कैंडिडेट है वो उतारा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी भी इस समय अक्सर देखा जाता है कि बहुजन विकास आघाड़ी में जो निर्णय है वो विरार से लिए जाते हैं, पार्टी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ही निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बार बहुजन विकास आघाड़ी भी यहां आकर उसमें भी पेच फंसा हुआ कि आखिर बहुजन विकास आघाड़ी का भी कैंडिडेट होगा कौन। साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में एक और ये चीज है कि बहुजन विकास आघाड़ी की जो निशानी है सीटी, उसको लेकर भी बहुजन विकास आघाड़ी पश्चिमोपश्च में है कि उनकी सीटी, क्योंकि सीटी एक और दूसरे पक्ष को पहले ही चुनाव आयोग द्वारा अलॉट की गई है और सीटी का मुद्दा 2019 में भी आया था, तब बहुजन विकास आघाड़ी को वो चुनाव में रिक्शे पर चुनाव लड़ना पड़ा था। तो अब की बार भी उनका निशानी क्या होगी ये भी एक सवाल बड़ा है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी का ये कहना है कि हमको हमारा निशान कुछ भी हो, चिन्ह कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी बीच के दिनों में उन्होंने ये तक कहा था कि बीच के दिनों में आपने देखा है 2 पक्ष टूटे और उन पक्ष से 2 अलग पक्ष हुए, उनको जो चिन्ह मिले वो चिन्ह भी लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो हमें जो चिन्ह मिलेगा वो भी हम लोगों तक लेके जाएंगे और हमारा काम हमें जरूर जीत दिलाएगा। हम सभी जानते हैं कि पालघर जिले में वसई विरार शहरी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और यहां बहुजन विकास आघाड़ी का काफी दबदबा है। तो कहीं ना कहीं पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है आज, उसके बावजूद अभी तक 20 मई को पालघर में होने वाले चुनाव को लेकर अभी तक पार्टियां अपनी स्थिति साफ नहीं कर पा रही है। यह दबाव पार्टियों के ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें अब चंद दिन बचे हैं, 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी पालघर लोकसभा चुनाव की। उसके बाद 27 को फॉर्म रिलीज किए जाएंगे और 28 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक कैंडिडेट जो है वो क्लियर नहीं हुए, ये एक बड़ा विषय है। तो हमारी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।